यूनिवर्सिटी हमारे बच्चों का लगभग 6 से 7 महीने तक का ओरिएंटेशन क्लासेस चलाई थी। ये देखिए सॉफ्ट रोबोटिक ग्रिपर्स है। हम लोग भारत के राष्ट्रपति भवन में 3 दिनों तक रहा था और इसकी एग्जीबिशन लगाई गई थी। ये है एयर वाटर जनरेटर। बच्चों ने ये प्रेसिडेंट हाउस का था जो सर के बच्चे यहाँ पे ऑलरेडी गए हुए हैं। ये सर का पिक्चर आप देख रहे हो। और हे यू गाइस, वंस अगेन दिस इज शान अली खान इन फ्रंट ऑफ यू ऑल गाइस। तो आज हम जिनसे मिलने जा रहे हैं उस शख्सियत का क्या ही कहना है। द मैन यू नो बट जर्नी यू डोंट, देवेंद्र सर से, जिन्होंने मुझे भी पढ़ाया है। और आज जानेंगे उनसे। आज मैं जहाँ पे खड़ा हूँ डॉक्टर वशिष्ठ नारायण सिंह साइंस क्लब जिला स्कूल गया। ये साइंस क्लब एक टर्म जो मैंने यहाँ पे लिया है, तो उसमें हम देखेंगे कि यहाँ का पूरा जो एरिया है, इन्वायरमेंट है, किस तरह से इन्होंने क्रिएट किया हुआ है। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके का बनाया हुआ है इन्होंने। तो सबसे पहले तो जानेंगे सर कि आप जिस इसमें काम कर रहे हैं साइंस क्लब जो है, तो सबसे बड़ी जो परेशानी यहाँ पे क्या दिखती है, बच्चों के अंदर क्या दिखती है? बच्चे आते हैं या नहीं आते हैं, या कितना ऑब्जर्व कर पाते हैं सर? थैंक यू शान अली जी, क्योंकि आपसे मेरा जो रिलेशन है टीचर और स्टूडेंट का है, लेकिन आज हम लोग एज अ फ्रेंड और एक मिशन के तहत काम कर रहे हैं। आप भी स्किल ट्रेनिंग देते हैं और हम भी स्किल ट्रेनिंग देते हैं, लेकिन फ़र्क इतना ही है कि आप थोड़े बड़े लोगों को देते हैं जो पहले से कुछ स्किल्ड होते हैं। हम उन बच्चों को स्किल करते हैं जो बेचारा स्किल के बारे में जानता नहीं है, उसके लिए मैं काम करता हूँ। तो पहले जैसा कि आपने नाम लिया कि यहाँ पर एक साइंस क्लब है, डॉक्टर वशिष्ठ नारायण से साइंस क्लब जिला स्कूल गया। मैं इससे पहले आपको बता दूँ कि अभी हम लोग जहाँ खड़े हैं यह अटल टिंकरिंग लैब है, जो हमारा जिला स्कूल गया बिहार में है। ये अटल टिंकरिंग लैब 2016 के कंपटीशन में हम लोगों ने इसको ओन किया था, जीता था। और थोड़ी सी कोई परेशानी होने की वजह से ये स्टार्ट होने में 2017-18 के बीच में स्टार्ट हुआ था। तब से लेकर अभी तक का ये जो जर्नी है, पिछले 5-6 साल की जो जर्नी है, लगातार इसमें हम लोग काम कर रहे हैं। आपने कहा कि यहाँ पर बच्चे आते हैं, काम करते हैं, तो मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहूँगा कि जो हमारे यहाँ बच्चे आते हैं जो गवर्नमेंट स्कूल का है, और जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है ना, एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट है। तो एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट होने का मतलब है कि हम लोग को पहले से कहा गया कि हम लोग पिछड़े हुए हैं, लेकिन हमारे जो बच्चे यहाँ आते हैं तो ऐसा प्रतीत नहीं होता है कि हमारे बच्चे पिछड़े हुए हैं, क्योंकि हमारे बच्चे ने अटल इनोवेशन मिशन के तहत जो नीति आयोग का कार्यक्रम चलता है, उनके सारे कंपटीशन में परचम ला रहे हैं। और 2018 में अटल एटीएल मैराथन प्रतियोगिता में नंबर 1 पोजीशन पर रहे थे, जिसमें कि राष्ट्रपति भवन में जाकर के प्रदर्शन को प्रदर्शित किए थे। अब टैलेंट के बारे में तो मैं बता दिया बच्चों को कि मेरे यहाँ के बच्चों का टैलेंट क्या है, लेकिन इन सब बातों के साथ भी जो कुछ कमियाँ हैं वो कमी मेरे में है, या हमारे सोशल एक्टिविटीज़ में है, या फिर हम कहें कि पेरेंट्स में है। बच्चे जो होते हैं रियली में फाइनेंशियली बहुत वीक होते हैं, और उनके पेरेंट्स जो होते हैं 4th ग्रेड से भी नीचे के काम करते हैं, जो इतना सक्षम नहीं होते हैं कि बच्चे को लगातार शिक्षा के लिए क्लासरूम में भेजें। महीने के 20 दिन अगर क्लास चलती है तो बच्चे 8 दिन 10 दिन लगातार आते हैं, और अगले 8-10 दिन वो अपने घर में जो उनके पेरेंट्स काम करते हैं उस काम में हाथ बटाते हैं, जिसके वजह से थोड़ी परेशानी तो होती है। लेकिन इसके बावजूद भी बच्चे एक्टिव हैं, वो कोशिश करते हैं कि जो बीच में मेरा गैप हुआ उस गैप को फिलअप करने की वो कोशिश करते हैं। लेकिन ये परेशानी हमको झेलना पड़ता है, खास करके जब बच्चे का कोई ऐसा कोई त्यौहार आ जाता है जिनमें उनके पिताजी कोई नौकरी का काम करते हैं, तो वो बच्चे जो होते हैं उनके साथ हाथ बटाने चले जाते हैं। उस समय मेरे पास बच्चों की कमी महसूस होती है, फिर भी जो हमारे पास लॉट होता है उसी लॉट में हम लोग काम करते हैं और आगे बढ़ते हैं। क्योंकि यह जो लैब है स्टेम से कम्प्लीटली फिलअप है। यहाँ साइंस भी है, टेक्नोलॉजी भी है, इंजीनियरिंग भी है, मैथमेटिक्स भी है, और ये रोबोटिक्स के भी कुछ आइटम्स हैं, आर्डिनो है, सेंसर्स है, इतने सारे ऑपरेटर्स हैं, और साथ में आप देख सकते हैं कि मैकेनिकल टूल्स की भरमार पड़ी हुई है। तो जितने भी ऑपरेटर्स वगैरह बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे हैं, तो उसके बारे में हम लोग अब चर्चा करेंगे। सर ये क्या है सर? ये आप देख सकते हैं
इसको हम लोग ग्रिडिंग मशीन कहते हैं, जो ग्रिल करता है। इससे लकड़ी और लोहा दोनों तरह की ड्रिलिंग किया जाता है। इसे हम लोग ग्रिल करते हैं, लकड़ी काटना हो, लोहा काटना हो, इस ग्रिलिंग मशीन से हम लोग उपयोग करके काटते हैं। ये अगर स्किल किसी बच्चे को सिखा दिया जाए तो उससे जॉब रिलेटेड बहुत सारी वैकेंसीज वगैरह आते रहते हैं। यस, अगर बच्चे को हम एक एक करके हर एक ऑपरेटर्स के बारे में सुचारू रूप से चलाना सिखा दें तो बच्चे के पास इतना स्किल हो जाएगा कि वो आने वाले समय में बेरोजगार नहीं रहेगा, कुछ न कुछ रोजगार अपने हिसाब से कर लेगा। बिल्कुल सर, अब आगे बढ़ेंगे और थोड़ा सा इधर देखेंगे। कैमरामैन से चाहूँगा कि इधर आप देखो, ये सब क्या है मशीन? ये देखिए हमारे पास ये जितने भी हैं, आप लोग कहीं भी गोंद जिसको हम लोग बोलते हैं, जिसको बोलते हैं कि हम लोग की फेविकॉल चाहिए, कहीं किसी दो चीज़ों को चिपकाना होता है, कागज को या लकड़ी को, तो इसके लिए हम लोग बोलते हैं कि मेरे पास गम गन है। इसमें हम लोग पीछे से एक यहाँ पर मेरे पास स्केलिंग किया जाता है गम का, और इसको हम लोग बैटरी या लाइट के जरिए हिट करके सीधा उसको हम लोग हिट कराते हैं। ये भी बच्चे को सिखाया जाता है कि कैसे आपको कम समय में और मटेरियल की बर्बादी न हो, उसके लिए हम लोग गम गन का प्रयोग कराते हैं। ये हमारे पास इसके कम से कम यहाँ पर है गम गन तो लगभग 1 दर्जन 12 रखे हुए हैं। इस प्रकार से जितने भी ऑपरेटर्स आप देख रहे हैं, ये एयर ब्लोअर है। जैसे कोई भी चीज़ हम लोग अगर सोल्डिंग का काम कर रहे हैं, वेल्डिंग का काम कर रहे हैं, अगर एकाएक हमको कूल करना है तो हम लोग इसको कूल एयर दे करके यहाँ से इससे हम लोग काम करते हैं। और ये जो हमारे पास है इंच मशीन है कि डिफरेंट से कहीं भी अगर आपको बहुत तेज़ी में कोई काम करना है तो ये सारे बैटरी ओरिएंटेड है और हर डिफरेंट शेप साइज का है, तो इससे हम लोग ड्रिल तेज़ी से करते हैं, छोटे से समय में इसको हम लोग अच्छे से पूरा कर लेते हैं। इस प्रकार से हमारे पास जो आइटम दिख रहे हैं, जितना भी आइटम दिख रहे हैं, ये सारे मैकेनिकल टूल्स में आते हैं, सब P1, P2, P3 से रिलेटेड है। हर एक प्रकार के हमारे पास यहाँ पर दिख रहे हैं। आप देख लीजिए जैसे रिंची है, डिफरेंट टाइप्स के रिंच दिखा रहे हैं मैकेनिकल टूल्स में कि ये सामान भरे पड़े। ये तो एक हमारा जो है, ये बोल सकते हैं कि एक शोरूम है, स्टोर तो कहीं और है। हाँ, ये एक शोरूम है। तो ये जैसा कि आप लोग देख रहे हो मैकेनिकल टूल्स है यहाँ पे, जैसा कि वहाँ पे लिखा हुआ था ड्रिलिंग स्टेशन मैकेनिकल टूल्स। इसी के लिए यहाँ पे आने की कोशिश करेंगे। कैमरामैन से चाहूँगा कि यहाँ पे आकर के दिखाओ थोड़ा सा। ये है सोल्डरिंग स्टेशन है ना, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे सोल्डरिंग स्टेशन। ये हमारा सोल्डरिंग किट है और ये पूर्ण रूप से कंप्लीट है। और इस सोल्डरिंग किट का एक खासियत मैं बता देना चाहूँगा, ये हमारे पास मैग्नीफायर है, तो हम बहुत छोटे से छोटे आइटम को, वायर तो सारे लोग कर लेते हैं, लेकिन एकदम छोटा से छोटा कोई आइटम है जिसको हम आइडेंटिफाई नहीं कर रहे हैं, इस मैग्नीफायर के जरिए उसको देख करके और इसी से हम लोग उसको सोल्डरिंग का काम कर लेते हैं। तो इस तरह से हाई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया हुआ यहाँ पर एक ऑपरेटर्स आपको देखने को मिल रहे हैं। और दूसरा यहाँ पे आएंगे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IoT सेक्शन। ये क्या है सर? ये इंटरनेट ऑफ थिंग कहा जाता है। जो इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, आज के डेट में हम लोग सुने हुए कि जुकेनबर्ग जब अपने घर से निकलते हैं तो ना घर के दरवाजा बंद करते हैं, ना ही फैन ऑफ करते हैं, ना कोई लाइट ऑफ करते हैं, और घर से बाहर निकलते हैं सब ऑटोमेटिक हो जाता है। तो ये सब किन कारणों से होता है? तो वो है IoT, इंटरनेट ऑफ थिंकिंग। हाँ, वो सारा चीज़ उनका किया हुआ है कि उनका पहला कदम निकलेगा तो फैन ऑफ होगा, दूसरा कदम निकलेगा। यही चीज़ यहाँ पर भी सिखाया जाता है। यहाँ भी बच्चों, चूँकि हमारे यहाँ छोटे बच्चे होते हैं, क्लास 9 के बच्चे होते हैं, तो धीरे धीरे हम लोग भी ट्रेन कर रहे हैं और खुद मैं ट्रेनिंग उसका ले रहा हूँ, क्योंकि इंटरनेट ऑफ थिंकिंग जो है इलेक्ट्रॉनिक्स का है। मैं साइंस बैकग्राउंड से जरूर हूँ, लेकिन मैं इंजीनियरिंग का स्टूडेंट नहीं रहा हूँ, तो इसलिए हम भी खुद सीखते हैं और सीख करके बच्चों को सिखाने की कोशिश करते हैं। और इस फील्ड में हम चाहेंगे कि हमको अगर कोई बाहर के लोग आकर के IoT के बारे में कोई ट्रेनिंग दे तो उनका मेरे यहाँ वेलकम, मोस्ट वेलकम है। ओके, बिल्कुल कोशिश करेंगे सर। यहाँ पे थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करो। लेट्स क्रिएट द क्रिटिकल थिंकर्स ऑफ टुमारो। तो सबसे पहले तो जानना चाहेंगे सर कि जैसा यहाँ पे कोटेशन एक लिखा हुआ है, लेकिन हम जानना चाहेंगे कि हम लोग भी स्किल बेस्ड एजुकेशन पे काम कर रहे हैं, तो 21वीं सदी में कौन कौन सी स्किल्स है जिस पे हमें काम करना चाहिए? जैसा कि इस कोटेशन के बारे में आपने कहा कि आज सोचोगे कल तुम कुछ न कुछ कर पाओगे और अच्छा बन जाओगे, उसके एवज में एक देखिए मशीन सामने पड़ा हुआ है। ये मशीन देखने में तो कबाड़ जैसा लग रहा है, और यही मशीन हमारे
भारत के राष्ट्रपति भवन में 3 दिनों तक रहा था और इसकी एग्जीबिशन लगाई गई थी। ये है एयर वाटर जनरेटर। बच्चों ने 2017 की गर्मी में गया कि तपती गर्मी में सोचा कि पानी की यहाँ कमी है, उस पानी को दूर करने के लिए बच्चों ने इस प्रोटोटाइप का निर्माण किया। इसका नाम है एयर वाटर जनरेटर। जो एयर में वेपर होते हैं ना, उस वेपर से वाटर को ले करके लिक्विफाई करके लिक्विड और पीने जो पानी बनाने का काम बच्चों ने किया और ये आज के डेट में पेटेंट भी हुआ है। ये मशीन पेटेंट हो चुकी है। ये आपकी मशीन वहाँ प्रेसिडेंट हाउस में है, ये यही मशीन गई थी। तो आप देख सकते हो, और नज़दीक आ जाओ कैमरामैन, और ये देख सकते हो ये जो मशीन है 3 दिनों तक प्रेसिडेंट हाउस में रही है और ये पेटेंट हो चुकी है। पेटेंट आपको पता नहीं है तो उसके लिए मैं एक वीडियो बना दूंगा कि कॉपीराइट क्या होता है, पेटेंट क्या होता है। तो पेटेंट का मतलब अब ऐसा कोई नहीं बना सकता है। अभी ये ऐसा कोई नहीं बना सकता। 20 सालों तक बिना हमारे परमिशन के ऐसा कोई नहीं बना सकता है। उनको अगर बनाना हो तो हमसे परमिशन लेना हो। तो बहुत ही अच्छी उपलब्धि है यहाँ पे। फिर हम लोग देखेंगे इधर कुछ अच्छा सा डेकोरेशन और प्लस प्रोजेक्टर यहाँ पे लगा हुआ है। हाँ, है ना, प्रोजेक्टर लगा हुआ है कि ऑनलाइन क्लासेस जब भी होते हैं और किसी तरह का ऑनलाइन क्लासेस हमारे द्वारा कराई जाती है तो उसमें हम लोग इस प्रोजेक्टर के माध्यम से सभी बच्चों को बैठा करके सीधा ऑनलाइन क्लास करा देते हैं। यहाँ से सीधे बच्चे वहाँ से जुड़ जाते हैं और अपना यहाँ से वो समझते हैं, अपना क्वेश्चन आंसर भी करते हैं। ये व्यवस्था मेरे यहाँ है क्योंकि इस प्रोजेक्टर को हम लोग माइक सिस्टम से जुड़े हुए हैं। जहाँ भी बच्चे रहते हैं वहाँ से हम लोग करा देते हैं। एक तरह से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की जैसा माहौल बन जाता है। ये है 3D प्रिंटर। तो 3D प्रिंटर के बारे में आपको बता दें, जैसे कोई भी चीज़ आप 2D प्रिंटर तो जानते ही हो, 3D प्रिंटर के बारे में थोड़ा सा सर डिटेल्स में बताएंगे सर। जैसे 3D प्रिंटिंग का मतलब हुआ, हम लोग एक कहते हैं कि प्रिंटर मशीन, तो हम लोग कोई भी कागज को प्रिंट करना होता है तो उस मशीन में डालते हैं और ठीक वही चीज़ हमको निकाल देता है। अब सवाल है कि अगर मेरा पास मेरा फोटो है लेकिन मैं अपने आप को सॉलिड मटेरियल में लाना चाहता हूँ, सॉलिड फॉर्म में लाना चाहता हूँ, तो इसमें हमको ये मशीन क्या करेगा, मेरा फोटो नहीं बनाएगा, मेरा पूरा का पूरा मूर्ति बना करके ये निकाल देता है। आप लोग साइज थोड़ा छोटा होगा लेकिन पूरे मेरे बॉडी का पूरा जो है ना ये स्टैचू बना के निकाल देता है। जो जिस तरह का आप प्रोग्रामिंग करके इसमें प्रोग्राम करके डालेंगे, जिसको डालेंगे वही चीज़ को ये निकाल देता है। 3D प्रिंटिंग का मतलब यही है। बहुत ही अच्छी बात है। और यहाँ पे देखेंगे हम लोग फिजिकल कंप्यूटिंग सेफ्टी एरिया प्लस वर्किंग बेंच। ये क्या है सर आपके बच्चों? हाँ, ये तो है जल जीवन हरियाली पर जब हमारे यहाँ मुख्यमंत्री का प्रोग्राम हुआ था और थोड़ा तो ये जल जीवन हरियाली पे कार्यक्रम हुई थी, उसमें हमारे पास बच्चे काम किए थे और इसके अंदर जो मटेरियल रखा हुआ है वो चीज मटेरियल मैं बता दूँ। ये देखिए हमारे पास एक सबसे जो खास चीज मैं दिखा रहा हूँ, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी हमारे बच्चों का लगभग 6 से 7 महीने तक का ओरिएंटेशन क्लासेस चलाई थी। ये देखिए सॉफ्ट रोबोटिक ग्रिपर्स है। हम लोग हार्ड रोबोटिक्स तो हमारे भारत में मैक्सिमम हार्ड रोबोटिक चलता है और अमेरिका में सॉफ्ट रोबोटिक पिछले 15 साल से चलता है। उन्होंने यहाँ पर हमारे यहाँ बच्चे को ग्रिपर्स बनाने के लिए उन्होंने यहाँ पर ट्रेनिंग दिया था और हमारे बच्चे ने ग्रिपर्स यहाँ बनाए थे और उस टॉप 3 में भी हमारे बच्चे यहाँ पर सेलेक्ट हुए थे। मैं उस सॉफ्ट रोबोटिक ग्रिपर्स बनाने वाले जो एक्वेटेटर है मैं उसको दिखा रहा हूँ, वो एक बॉक्स में है। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हो दोस्तों, यहाँ पे पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ और बहुत बड़ी उपलब्धि भी है। मैंने एक जैसे बताया कि वो जो मशीन है प्रेसिडेंट हाउस में 3 दिनों तक रही और उसको पेटेंट करा लिया गया है। और पेटेंट कॉपीराइट का मतलब आप लोग सर्च करोगे गूगल पे होता क्या है, उसका परमिशन लिया जाता है। आप सब दिखा रहे हैं, ये मशीन एक मैकेनिकल मशीन है। आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैं इसको ऑन करूँगा यहाँ पे एक सेंसर देखिए चल रहा है, मैंने कुछ नहीं किया। देखिए इसको मैं कुछ नहीं किया हूँ और ये अपने आप ये ग्रिपर जो है आगे पीछे देखिए चल रहा है, अपने आप चल रहा है। इसमें इस तरह का ये मैकेनिकल टूल्स में इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक्स का ग्रिपिंग किया हुआ है। तो जैसे अगर किसी व्यक्ति को सपोज कर लीजिए कि एक हाथ में 2 उंगली कट गई है या एक हाथ नहीं है, तो इसको हम लोग हैंड ग्रिपर्स के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। इस मशीन को यहाँ पर सेट कर देंगे, तो जैसे ही बटन ऑन करेगा कोई चीज़ को पकड़ करके उठा करके, यानी ये काम करने वाले के लिए बहुत ही बेहतरीन सॉफ्ट रोबोटिक टूल किट है। और इसमें हमारे बच्चे खुद कुछ सीखे हैं और पूरे लॉकडाउन में ये इसकी क्लासेस चलेगी।
बहुत ही बड़ी उपलब्धि है कि और सबसे बड़ी चीज़ है, आप इस चीज़ में देखोगे कि स्किल बेस्ड एजुकेशन बोलते ही हैं इसको कि जहाँ पे नीड है वहाँ पे इन्होंने बच्चों को तैयार कर रखा है। अगर नीड है किसी चीज़ को कट करने की तो उसके लिए तैयार है बच्चे। जल जीवन हरियाली आपने देखा उसके लिए तैयार है बच्चे। किसी का आजकल हैंडीकेप बच्चे हो जा रहे हैं तो उसके लिए हाथ की पैर की व्यवस्था करने के लिए सब बच्चे तैयार हैं। लेकिन सर आपसे अब लास्ट में मैं जानना चाहूँगा कि सभी चीज़ होने के बाद आई चाहूँगा कैमरामैन से कि इस तस्वीर को दिखाएं जो कि प्रेसिडेंट हाउस का था। आप इधर आकर के इस तस्वीर को दिखाओ लोगों को। ये प्रेसिडेंट हाउस का था जो सर के बच्चे यहाँ पे ऑलरेडी गए हुए हैं। ये सर का पिक्चर आप देख रहे हो और ये हमारे शिक्षा मंत्री, ये शिक्षा मंत्री इसी मशीन को देखने आए, इसी मशीन को देखने यहाँ पे आए थे प्रधान सचिव। अब हम लोग बात करेंगे सर कि आपने काम तो बहुत अच्छा यहाँ पे किया है, लेकिन सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम हम लोग जिस क्षेत्र में काम करते हैं आपने ऑलरेडी बता भी दिया कि यहाँ पे कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनके घर में मतलब फाइनेंशियल क्राइसिस वगैरह होती है। फिर भी हम चाहेंगे कि पेरेंट्स बहुत सारे ऐसे होते हैं जो सहयोग नहीं करते हैं, तो पेरेंट्स का सहयोग आप कैसे लेते हैं और पेरेंट्स आपको कितना सहयोग यहाँ पे कर पाते हैं सर? आपका ये क्वेश्चन 100% जेन्युइन क्वेश्चन है कि पेरेंट्स का सहयोग होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि हमारे बच्चे ही पेरेंट्स को सहयोग कर रहे हैं, लेकिन उसमें भी कम से कम 60% ऐसे पेरेंट्स होते हैं जो कोशिश करने लगे हैं, कहने के बाद कुछ बातें उनको कहनी पड़ी, समझानी पड़ी, उसके बाद उनको ये बात समझ में आई, अब वो उनमें बदलाव आई है। वो कहते हैं कि नहीं मैं भूखे रह जाऊँगा लेकिन बच्चे को पढ़ाऊँगा। लेकिन अभी भी इसमें सुधार की गुंजाइश है। अभी भी अगर पेरेंट्स की लगातार 3 महीने 2 महीने पे मीटिंग की जाए और उन पेरेंट्स के लिए कोई रोजगार की व्यवस्था की जाए तो निश्चित ही वो बच्चे को स्कूल 100% भेजना शुरू करेंगे। इसके लिए जितने भी संस्थाएं हैं उन सबको बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। ये मेरा अपना पर्सनल थिंकिंग है। लेकिन एक और प्रॉब्लम्स आती है, जिस जगह पे हम लोग बैठे हैं सर, बच्चे का जो परसेंटेज रहता है उसको ज़्यादा डिटरमाइन किया जाता है। अगर बच्चा परसेंटेज नहीं लाता है तो उसको कमज़ोर समझा जाता है। लेकिन आपने जो दिखाया यहाँ पे बहुत सारे बच्चों को मैंने ऐसा देखा है परसेंटेज यानी कि रिटर्न वगैरह में अच्छा नहीं होते हैं, लेकिन काम करने में जो स्किल बेस्ड एजुकेशन के तहत जो चल रहा है उसमें काफ़ी अच्छे होते हैं। लेकिन पेरेंट्स को आप कैसे समझा पाएंगे कि परसेंटेज ही हर कुछ नहीं है? ये 100% सही बात है और इसके लिए हम लोग लगातार प्रयत्न कर रहे हैं कि हमारा जो पेरेंट्स के बीच में ये जो मेंटलिटी बनी हुई है कि इनको नंबर ज़्यादा आएगा तभी अच्छा करेंगे, और इन सब चीज़ को हम लोग दिखा करके पेरेंट्स को कहते हैं कि देखिए ये बच्चा कभी एवरेज रहा है और आज देखिए ये यहाँ तक पहुँचा हुआ है। अब धीरे धीरे लोगों में ये बात आ रही है कि नहीं, मार्क्स नहीं, स्किल्ड होना बहुत ज़रूरी है, और पेरेंट्स धीरे धीरे समझने लगे। समय लगेगा लेकिन समझ रहे हैं, इसलिए स्किल्ड करना जरूरी है। बिल्कुल सही सर, शुक्रिया आपने समय दिया और एक्सप्लेन किया लोगों को। व्यूवर्स को मैं चाहूँगा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ डू शेयर एज मोर एज यू कैन। थैंक यू।